नमस्कार, मैं नियाज खान। देश भर में कुल 48 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से बिहार में भी 4 सीट शामिल है। लेकिन यहां पर बिहार की सिर्फ बात करें तो बिहार में चारों सीट पर जो है एनडीए जीत का परचम लहरा रही है। जी हां, आपको बता दें कि बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है। तरारी में भी बीजेपी के विशाल प्रशांत जीते हैं। इसके साथ साथ रामगढ़ में भी बीजेपी आगे है और इमामगंज में हमने जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर के चारों सीट का ये जो अभी तक का जो नतीजे आए हैं उसमें चारों सीट पे एनडीए जीत हासिल कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। पंकज जी, जिस तरीके से अभी जो नतीजे तो बिल्कुल सारे फाइनल नहीं आए हैं, लेकिन ये लगभग लगभग क्लियर हो चुका है कि बीजेपी वहां पे एनडीए गठबंधन वहां पे जीत हासिल कर रही है। तो इस जीत को देखते हुए क्या ये कह सकते हैं कि नीतीश का जलवा बिहार में दिखा है? नीतीश का जलवा, भाजपा का संगठन, हम्म। प्रशांत किशोर द्वारा वोट काटा जाना, अच्छा। ये भी एक फैक्टर है। हाँ। आप देखिए ना। और कुछ जगहों पे तो कैंडिडेट उनका पर्सनल, मैं एक एक करके पहले बता देता हूं हाँ। कि कहाँ कौन। विशाल प्रशांत हैं तरारी से, भारतीय जनता पार्टी के। ये 10,612 वोटों से जीते, डिक्लेयर्ड हो गया। अच्छा। वहां जन स्वराज पार्टी की जो कैंडिडेट हैं 5,622 वोट काटी हैं, पर कोई महत्व नहीं है उनका। जो सीपीआई वहां था, चूंकि सीपीआई का अपना कैडर है, और विशाल प्रशांत हैं, वो वहाँ एक सामाजिक विभाजन है। वो कई माले बनाम जो रणवीर सेना वगैरह सब आता रहता है, तो ये भूमिहार हैं जात के। और विशाल प्रशांत 10,000 वोट से जीत गए हैं। दूसरी सीट है रामगढ़। रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह, ये 1362 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। 12 राउंड की गिनती होनी थी, अब हो गई है। यहाँ पे आश्चर्यजनक है, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे है। अच्छा। और जो आरजेडी के अजीत कुमार सिंह है वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं। और अगर मार्जिन समझिएगा, आपको लगेगा कि 1362 वोटों से जीते हैं, लेकिन आरजेडी और बीजेपी के वोटों का अंतर है 26,432 वोट। मतलब वहां आरजेडी कहीं है भी नहीं, मतलब कि तीसरे नंबर पे। उसके बाद रामगढ़ के बाद आ जाते हैं इमामगंज। इमामगंज जीतन राम मांझी का गृह क्षेत्र रहा है, और दीपा कुमारी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से वहां चुनाव लड़ी है। ये 5,945 वोट से चुनाव जीत गई हैं। इनका डिक्लेयर्ड हो गया। 15 राउंड की वोटिंग थी, 15 राउंड हो गया। यहाँ भी जन स्वराज पार्टी की वजह से हार हुई है, याद रखिएगा। जन स्वराज पार्टी को इमामगंज में मिले 37,103 वोट, और हारी कितने से है? मात्र 5,995 से। तो अगर जितेंद्र पासवान जो कि नहीं होते, तो रोशन कुमार की जीत, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उनकी जीत लगभग तय थी। लेकिन यहाँ पे वो प्रशांत किशोर की पार्टी से के कारण हार हुई। अब बेलागंज में मनोरमा देवी, यहाँ भी डिक्लेयर्ड हो गया है। 15 राउंड था, 15 राउंड की गिनती हो गई है। 21,391 वोटों से जीती है, कोई बहाना नहीं। जनता दल दूसरे नंबर पे विश्वनाथ कुमार सिंह हैं आरजेडी के। यहाँ जन स्वराज पार्टी से एक मोहम्मद अमजद खड़ा थे, इनको 17,285 वोट मिले। लेकिन वहाँ और भी मुस्लिम कैंडिडेट क्योंकि और भी खड़े हो गए थे, एआईएमआईएम से खड़े थे, उनको भी 3,500 वोट मिला है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के आने से अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हो रहा है। जो बड़े बड़े मोटे टेक मैं बता रहा हूँ, काफी अच्छी संख्या में मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर की पार्टी को मिले हैं। मुस्लिम वोट मिले हैं, यानी नुकसान हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो बिहार के इन उपचुनावों से टेक ले सकते हैं, वो ये है कि इतने सालों के शासन के बावजूद नीतीश कुमार के फेवर में अगर मैंडेट मिल रहा है तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। ज्योति बसु का हम सुनते थे कि बंगाल में, लेकिन वो कैडर बेस्ड पार्टी थी, उसका अलग है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी पार्टी को सफलता मिली, और इस तरह का सामाजिक समीकरण भी है। देखिए, आरजेडी के पास मुस्लिम यादव ये माने जाते थे। इस बार मुसलमान भी थोड़े बट गए, तो हार होनी ही थी। देखना यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी भले ही कहीं जीती नहीं, हर जगह तीसरे नंबर पे रही है, एक जगह चौथे नंबर पे रही है, लेकिन क्या यहाँ से वो कितना आगे बढ़ते हैं
ये देखने वाली बात होगी। और कुछ कंफ्यूजन भी था, बार बार कैंडिडेट बदलना, एक को देते थे वो भाग के चला जाता था, एक तो आरजेडी में जाके मिल गया, फिर दूसरे को वहां से खड़ा किया, इस वजह से वहां पे है। बिहार फिलहाल एनडीए का वर्चस्व कायम है और आरजेडी जो बिल्कुल नियरेस्ट राइवल दिख रही थी, प्रशांत किशोर के कारण थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ गया दोनों में, तो थोड़ी मुश्किल है। तो हाँ, मैं असल में पंकज जी, मैंने शुरुआत जो की थी वो ये कहा था कि नीतीश का जलवा। मैंने ऐसा इसलिए भी बोला क्योंकि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, जो कि हमेशा एक बड़े भाई के किरदार में वहाँ पर दिखे हैं। तो क्या इसीलिए मैंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है तो क्या इसको हम इस जीत का श्रेय नीतीश कुमार को देंगे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार चेहरा है, पर आज भी मैं मानता हूं कि संगठन और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है। हाँ, उनका चेहरा है वो एक्सेप्टेबल है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश को देखकर समाज के किसी भी तबके में विरक्ति नहीं है कि बस बहुत दुश्मन है। जैसे अगर बीजेपी का कोई होता तो हो सकता है कि मुसलमान बिल्कुल भड़क जाते, लेकिन नीतीश को लेकर इस तरह का नहीं है, तो वहां से भी कुछ प्राप्त हो जाता है, कम ही हो लेकिन हो जाता है प्राप्त। क्योंकि हाँ, वो जिस तरह से सरकार चलाते, देखिए नीतीश कुमार के बारे में और कोई कुछ भी कहे, एंटी इनकम्बेंसी है, इतने शासन चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे करप्शन का दाग कोई नहीं लगा सका आज तक। 24 साल 25 साल के शासन के बावजूद एक भ्रष्टाचार का दाग नहीं। उन पे ये दाग नहीं है कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, ये दाग कोई नहीं लगा। बिल्कुल, ये सांप्रदायिक राजनीति से मेरे को याद आया कि अभी वहां पे गिरिराज सिंह ने एक बयान जो दिया था, थप्पड़ वाला, एक दोनों ने डिस्टेंस कर लिया था। ठीक है, थप्पड़ वाला बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने कहा था कि हमसे कोई मतलब थप्पड़ वाला बयान दिया। उसके बाद से ये वहां पे एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता थे, नीतीश कुमार ने मीटिंग की और उस मीटिंग में ये जानकारी निकल करके सामने आई कि सख्त हिदायत दी गई कि इस तरीके के बयानबाजी जो कहीं ना कहीं एक तोड़ने का काम करे, ये सब नहीं चलेगा बिहार में। तो शायद एक बात मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, बिहार के समाज में सांप्रदायिक विभाजन उतना तीखा नहीं है जितना आप महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में देखेंगे। इसका कारण भी ये है कि बिहार में मुस्लिम एक जाति है, एक धर्म नहीं है। जिस तरह वहाँ एक भूमिहार जाति है, एक यादव जाति है, या फिर एक पासवान जाति है, उसी में से एक जाति मुस्लिम भी है। वहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ, ऐसा कभी नहीं होता। वहाँ जीत हार कैसे होती है? जिसका परम्यूटेशन कम्बिनेशन का है, जिसका जिस जाति को ज्यादा जोड़ लिया। मतलब आज की तारीख में नीतीश कुमार के पास सवर्ण भी है, अति पिछड़ी जातियां भी है, गैर यादव ओबीसी भी है, दलित भी है, इस कारण उनका थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखता है। वहां जातियों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, वहां धार्मिक उन्माद नहीं चलता। और गिरिराज सिंह जैसे नेता वो इसलिए नहीं जीते कि वो बहुत बड़े हिंदुवादी नेता हैं, वो इसलिए जीते हैं कि नवादा में एक बार लड़े तो भूमिहार की संख्या ज्यादा है, बेगूसराय में लड़े तो भूमिहार की संख्या ज्यादा है, तो बीजेपी के नाम पे, नीतीश के नाम पे कुछ और मिल जाता है, इस वजह से जीतते हैं। तो वहां जातिवाद चलता। लेकिन पंकज जी, नीतीश कुमार को लेकर के एक और बात कही जाती है, आपको याद होगा पिछले विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने उसमें ये कहा था कि अंत भला तो सब भला, मतलब ये कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार जितवा दीजिए। एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेला था और ये कहे कि उसके बाद जीत भी हासिल हुई, फिर मुख्यमंत्री भी बने। अब अगले साल फिर से विधानसभा का वहाँ पे चुनाव होना है, तो आपको लगता है कि आखिर एक ना एक दिन तो, मुझे ऐसा लगता है कि उनको संन्यास तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पे बीजेपी के लिए कोई ऐसा फेस वहां पर? सबसे बड़ी बात है, नीतीश नहीं तो कौन, ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन पैन बिहार जिसकी अपील हो, इस तरह का नेता नहीं। उस तरह के नेता नीतीश कुमार हैं, उस तरह के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, उस तरह के नेता चिराग पासवान भी। लेकिन बीजेपी में अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपनी जाति के नेता हैं। कोई ऐसा नेता दिख नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी में, या इस तरह से ग्रूम नहीं किया जा रहा है कि जिसको पूरे बिहार की जनता एक्सेप्ट करे। वो हो सकता है कि अगर कोई अति पिछड़ी जाति का या दलित का कोई नेता इस तरह उभरे, लेकिन उसके लिए चिराग पासवान ऑलरेडी है। जीतन राम मांझी देखिए महादलितों के नेता माने जाते हैं, चिराग पासवान के, उनको सवर्ण भी पसंद करते हैं चिराग पासवान को। नीतीश कुमार अति पिछड़ी, कोयरी, कुर्मी, जो पचपौनिया जो वहां बोलते हैं, उसके नेता हैं। सब में दखल है भारतीय जनता पार्टी का। दलित भी वोट दे देते हैं, पचपौनिया वोट देते हैं, अति पिछड़ी जातियां वोट देती है, सवर्ण देते हैं, लेकिन नेता कौन है?
अब जितने भी नेता को बहुत कुशवाहा कुशवाहा कह के सम्राट चौधरी जी के बेटे को आगे किया, पर छाप नहीं छोड़ सके। नंद किशोर यादव होते हुए भारतीय जनता पार्टी से जीतते रहे, अच्छे नेता थे, काम भी बहुत बढ़िया किया, लेकिन बिहार का यादव ने नेता मानने के लिए नहीं तैयार है अपना। रामकृपाल यादव देखिए ना, पाटलिपुत्रा में कितना काम किया, वहां कितना मिलनसार, लेकिन वहां मीसा भारती जीत गई। तो बिहार की तासीर, वहां की राजनीति कुछ अलग है। नीतीश कुमार जरूरत है इस वक्त, क्योंकि नीतीश नहीं तो कौन रे। ये गाना सुने है ना, कौन? चिराग पासवान एक हो सकते हैं, उनकी कोशिश भी है, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी के वोटर पसंद करते हैं, लेकिन क्या कोयरी कुर्मी भी पसंद करेंगे? ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को सब पसंद करते हैं, दलित भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से तीखी लड़ाई हुई है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच, और आरोप भी ये लगते रहे कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग होकर जो लड़े थे वो नीतीश कुमार को ज्यादा डैमेज किया। अगर पैचअप हो जाए, अगर नीतीश कुमार डिक्लेयर कर दे कि चिराग ही मेरे चश्मो चिराग हैं और जितना भी उनका वोटर है इनको दे दे, तब तो कुछ अलग बात है। लेकिन फिलहाल अभी नीतीश का मुझे विकल्प नहीं दिख रहा। और बीजेपी और चिराग पासवान से ज्यादा संकट यह है कि जेडीयू में नीतीश के बाद कौन है? जेडीयू में कौन है? अशोक चौधरी है। आपने जो चिराग की बात की, तो नीतीश कुमार के भी एक चश्मो चिराग हैं, निशांत। वो राजनीति में उस तो उनके भी राजनीति में एंट्री की बात कही जा रही है। बेटे हैं, लेकिन वो बेचारे अच्छे आदमी और बहुत शरीफ आध्यात्मिक आदमी भी है, लेकिन राजनीति सिर्फ आध्यात्म शराफत इससे नहीं चलती। चलिए, हाँ, घुड़पेच है। और लालू यादव तो जो नीतीश कुमार के बारे में जो कभी कभी बोलते हैं कि वो पेट में दांत है, पेट में दांत होने का मतलब वो बहुत अंदर गहरे चीज है, तो उतने गहरे उनके बेटे हैं या नहीं, मुझे कहते हैं कि हाथी के दांत दिखते हैं, लेकिन नीतीश के जो है वो पेट में दांत है। यही बात है कि बाकी सबका दिखता है। और भी बोलते हैं कि ऐसा आदमी है पंजरा में सिंह मारता है, मतलब जिसके साथ है उसी को कब रुका दे। और जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार ने की है, वो विकल्प कभी बंद नहीं करते। रामविलास पासवान भी कभी विकल्प बंद नहीं करते। एक आखिरी सवाल नीतीश कुमार को लेकर के, कि आपने देखा होगा कि कई सारी तस्वीरें सामने आई कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं। इसके अलावा कई सारे रैलियों से उन्होंने बार बार माफ़ी मांग रहे हैं कि गलती हुई है, अब नहीं होगी। तो इसी को लेकर के अब सवाल खड़ा ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की कमी दिख रही है क्या? एक पत्रकार होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो रीड करता हूँ नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार चतुर राजनेता है। अच्छा। और वो हवा का बहाव समझते हैं। उन्हें पता है कि आज की तारीख में दिल्ली में नरेंद्र मोदी है, उससे मैं जितना प्राप्त कर सकता हूं बाकी कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो हैं, वफा की कस्में खा रहे हैं। हालांकि पंकज जी, सीनियरिटी के मामले में तो नीतीश कुमार मेरे ख्याल से सीनियर हैं। जब वो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के दो अटेम्प्ट लिया नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का। एक अटेम्प्ट लिया था जब आडवाणी जी जयप्रकाश नारायण के गांव से एक उन्होंने यात्रा शुरू की थी और नरेंद्र मोदी को दरकिनार कर नीतीश कुमार को प्रेफरेंस दिया था 2014 में। नीतीश कुमार को भी लगा था कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो एक अटेम्प्ट वो लिया। दूसरा अटेम्प्ट ठीक 2024 चुनाव के पहले लिया, जब ये जाके चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते थे, नवीन पटनायक से मुलाकात करते थे। इन्हें लगता था कि शायद कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में मुझे चुन ले, लेकिन उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस मुझे नहीं चुनेगी, तो जब तुम प्रधानमंत्री बनाओगे नहीं तो वहां तो मैं हमेशा ज्यादा फायदे में हूं। तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते हैं, फायदे की राजनीति करते हैं। ये एक लौता ऐसा नेता है जो हमेशा तीसरे नंबर की पार्टी रहेगा, लेकिन सीएम रहेगा। और सीएम भी ऐसा नहीं रहेगा कि किसी के दबाव में रहेगा, डिक्टेट नहीं होगा किसी से। तो ये चतुर राजनेता तो हैं ही। असली चाणक्य तो मैं इन्हें मानता हूं, बाकी तो बहुत सारे चाणक्य घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के आपने सुन लिया कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी नेता भी हैं। तो अभी जो बिहार में 4 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसका हमने आपको बता दिया कि क्या नतीजा है। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज की है। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत जी ने जीत दर्ज की है। रामगढ़ में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इमामगंज से हमने जीत दर्ज की है। तो ये बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, ये उसका
नतीजा है। वैसे इस जीत को आप कैसे देखते हैं और क्या आप इस जीत का श्रेय नीतीश कुमार को देंगे, क्योंकि बिहार में ये पूरे चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार ने ही पूरा का पूरा कमान संभाला है, तो इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं।